जब 121 रोमांस भरा माहौल। अब आगे। रणविजय और पाखी एक दूसरे में खोए हुए ही थे कि तभी गेट से आ रही तक तक की आवाज से दोनों अपने होश में आते हैं और खुद की सिचुएशन को देखते हैं जहां पर दोनों की ही शर्ट उनके शरीर पर लगभग अटकने के बराबर थी। वह दोनों जल्दी से अपनी शर्ट को सही करते हैं, लेकिन विजय को मस्ती सोचती है। वह फिर से पाखी की कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। पाखी उसकी इस हरकत पर उसे अपनी आंखें दिखाई है, लेकिन रणविजय पर अब कोई भी असर नहीं होता। वह उसकी उन आंखों पर किस करता है और उसे उठाकर वॉशरूम में ले जाते हुए, जाना मुझे ऐसे आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे कुछ सवालों का जवाब मिल चुका है और कुछ का अभी बाकी है, लेकिन जितना मिला है मैं उतने में ही खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। अब तुम देखते जाना, मैं जल्द से जल्द हमारे बीच में ये जो दीवार है ना, इसको भी गिरा दूंगा और फिर हम फिर से दो जिस्म और एक जान बन जाएंगे। जाना मुझे ऐसे आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे कुछ सवालों का जवाब मिल चुका है और कुछ का अभी बाकी है, लेकिन जितना मिला है मैं उतने में ही खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। अब तुम देखते जाना, मैं जल्द से जल्द हमारे बीच में ये जो दीवार है ना, इसको भी गिरा दूंगा और फिर हम फिर से दो जिस्म और एक जान बन जाएंगे। पाखी उसकी बात सुनकर बस अपनी आंखें दूसरी तरफ घूम लेती है। रणविजय हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो उसे वॉश बेसिन में बिताते हैं और एक गले डबल की मदद से उसके पूरे चेहरे और उसकी गर्दन हाथ सबको साफ करता है। फिर वह बाहर जाकर उसके लिए एक अनारकली ले आता है और उसे दे देता है। मैं ऑफिस जा रही हूँ, कोई मंदिर नहीं जो तुम मुझे इस तरह के कपड़े दे रहे हो। पंखुड़ी अपनी एक बहू को उठाते हुए कहती है। कारण विजय मुंह बनाकर उसके हाथ में वह ब्लैक कलर का अनारकली थमते हुए, मुझे पता है कि तुम मीटिंग में जा रही हो और अगर एक तुम उसे खडूस पंखुड़ी की जगह मेरी पाखी बनाकर चली जाओगी ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर ब्लैक कलर कितना सादा अच्छा लगता है। यह मेरी कुर्बानी देखा कि मैं अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को और ज्यादा खूबसूरत बनकर बाहर जाने की इजाजत दे रहा हूँ, वह भी इतने लोगों के सामने। जिम सब के सब लड़के हैं। मेरे दिल में सोचा है कि क्या होता है। इससे पहले रणविजय आगे अपने दुखों का गुणगान करता पड़ी उसके मुंह में हाथ रख लेती है और उसको खोलकर देखते हुए, अंड इसको अगर एक बार शुरू होते हो तो चुप करने का नाम ही नहीं लेते। आखिर सुबह सुबह तुमने इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। रणविजय पाखी का जवाब उसके मुंह में था उसको लिख कर लेता है, जिस वजह से पड़ी उसके मुंह से अपने हाथ को हटा लेती है और फिर से उसे खुद कर देखती है, तो रणविजय उसके सामने अपनी बत्ती सी चमका देता है। मैं क्या करूं जाने मन, जब भी तुम मेरे करीब होती हो ना, तो मुझे हमेशा ऐसी वैसी चीज करने का ही ख्याल आता है। अब जब तुमने एक शरीफ लड़के को खराब कर दिया है, उसे बिगाड़ दिया है, तो इस चीज की जिम्मेदारी तो तुम ही लेनी पड़ेगी। अब तुम ही भुगतो। पाखी फिर से उसको खोलकर देखते हुए बोल, तो ऐसे रहे हो जैसे पहले पूरा शहर तुम्हारी शराफत की मिसाइल देता था। मेरे आने से पहले भी तुम गुंडे ही थे, ये तो मैं आ गई तब जाकर तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा सा सुधार आया है, वरना तुम तो थे ही बेशर्म। ये बोलकर पाखी रणविजय को वहां से बाहर धक्का दे देती है और उसके मुंह पर ही गेट बंद कर लेती है, जिससे हमारे रणविजय का फिर से मुंह बन जाता है और वह बच्चों की तरह अपने हाथ पैर पटकते हुए बाहर आ जाता है। ये बोलकर पाखी रणविजय को वहां से बाहर धक्का दे देती है और उसके मुंह पर ही गेट बंद कर लेती है, जिससे हमारे रणविजय का फिर से मुंह बन जाता है और वह बच्चों की तरह अपने हाथ पैर पटकते हुए बाहर आ जाता है। जहां पर समीर अपने सीने पर हाथ बंधे उसे घूर कर देख रहा था, रणविजय गुस्से में मुंह फुला लेता है और समीर के गुस्से को इग्नोर करते हुए उसे सीधा अपनी गोद में उठाकर उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए, पार्टनर तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा बुरी है, वह ना तो खुद रोमांस करती है और नहीं मुझे करने देती है। अगर मैं जरा सी पहल करूंगा तो मुझे काटने को दौड़ती है। तुम अपनी मम्मी को बोलो ना, वह पहले वाली मेरी पाखी बन जाए जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अगर तुम बोलोगे वह मान जाएगी, प्लीज ना। समीर, जो कि रणविजय की हरकत पर उसको डांटना चाहता था, लेकिन वह अपने बाप का ये बचपन देखकर चुप हो जाता है। उसे बेचारे को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह कह तो कह क्या, उसका ये बाप पागल है। हाँ, हो सकता है, जैसे इसके लक्षण है ये पागल ही हो सकता है। खैर, वह अपना सिर हिला देता है, तभी वहां से गुजर रहे सूरज जी के कान में ये सारी बातें पड़ जाती है। वह रणविजय के पास आकर उसके सिर पर मरते हुए उसके हाथ से समीर को ले लेते हैं। समीर अब जाकर चैन की सांस लेता है। अगर बड़ों का नहीं तो कम से कम बच्चों का ही लिहाज कर लो। तुम अपनी उम्र देखो और हमारे छोटे से समीर की उम्र देखो। माना कि हमारा समीर समझदार है, अपने उम्र के बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम ऐसी बेकार सी शिकायतें उसे लगाओ, और वह भी उसी की माँ के खिलाफ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपने रोमांटिक बातों में अपने बेटे को इन्वॉल्व करते हुए, वह भी जो मैसेज 3 साल का है।
रणविजय उनके पास सुनकर मुंह बना लेता है और उनके हाथ से फिर से समीर को खींच लेता है और उसकी छोटी सी गर्दन पर अपना इतना बड़े चेहरे को उसमें छुपाने की कोशिश करते हुए, अगर बड़ों का नहीं तो कम से कम बच्चों का ही लिहाज कर लो। तुम अपनी उम्र देखो और हमारे छोटे से समीर की उम्र देखो। माना कि हमारा समीर समझदार है, अपने उम्र के बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम ऐसी बेकार सी शिकायतें उसे लगाओ और वह भी उसी की माँ के खिलाफ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपने रोमांटिक बातों में अपने बेटे को इन्वॉल्व करते हुए, वह भी जो मैसेज 3 साल का है। ये सब आपकी बहू की गलती है। अगर वह मुझे अपने पास आने देना तो मैं अब तक तो इसकी बहन भी ले आता। क्या आपको नहीं पसंद एक और बच्चे के साथ खेलना? हमारा घर भी खुशियों की किलकारी से गूंज उठेगा है, लेकिन नहीं, आप सब तो मुझे मेरी बीवी के पास जाने ही नहीं देते। अगर मैं किसी से हेल्प मांग रहा हूँ तो उसमें भी आप लोगों को ऐतराज है। अब बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? सूरज जी अपना सिर हिला देते हैं। वह सच में कभी कभी अपना और इस बेशर्म लड़के का डीएनए टेस्ट करना चाहते थे कि यह पक्का उनका ही बेटा है या फिर डॉक्टर ने गलती से बदल दिया। मतलब हद है, यह इतना एक्स्ट्रा कैसे हो सकता है? और वहां से चले जाते हैं। देख बेबी, कोई भी आपके पापा को नहीं समझता, बस एक आप ही हो मेरी क्यूट से गोलू मोलू से, वरना ये दुनिया आपके पापा की लायक ही नहीं है और ना ही आपके पापा। आप तो कभी अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ोगे ना, आप तो मेरी हर शिकायतें सुनोगे ना। सूरज जी को ज्यादा देखकर सहन कीजिए, अपनी गर्दन उठना है और समीर की आंखों में एक आपके साथ देखा है। इस समय रणविजय का सहारा है, ऐसा था कि जैसे वह कोई लात खाया गया कुत्ते का पीला हो, जिसे अपने मालिक से बहुत ज्यादा उम्मीदें हो। उसका ये बेबी फेस देखकर तो समीर भी कुछ बोल नहीं पाता, वह बस हमें सर हिला देता है। अब क्या था, रणविजय खुश हो जाता है और उसके पूरे चेहरे पर किस करने लग जाता है, जिससे समीर को गुस्सा भी आ रहा था लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। देख बेबी, कोई भी आपके पापा को नहीं समझता, बस एक आप ही हो मेरी क्यूट से गोलू मोलू से, वरना ये दुनिया आपके पापा की लायक ही नहीं है और ना ही आपके पापा। आप तो कभी अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ोगे ना, आप तो मेरी हर शिकायतें सुनोगे ना। थोड़ी देर बाद सभी हाल में बैठे हुए थे जब वीर नंदिनी के साथ एंट्री मारता है। नंदिनी थोड़ा सा घबराई हुई चल रही थी, लेकिन वीर का चेहरा तो ऐसा था जैसे उसे पूरी दुनिया जहाँ की खुशियां मिलती हो। आते ही परी को देखकर उसकी अपनी गोद में उठा लेता है और गोल गोल घूमने लग जाता है। थैंक यू सो मच पाखी, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। मतलब तुम्हारे आने से पहले मैंने अपने बिजनेस को ऊंचाइयों में पहुंचा दिया, अब जो मेरी जिंदगी में एक अकेलापन, जो एक अंधेरा था, वह भी मिट गया। वीर इमोशनल होकर यह सब कुछ बोले जा रहा था, वही रणविजय को खींच मच जाती है। वह उसके पास आता है और उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देता है। वीर इमोशनल होकर यह सब कुछ बोले जा रहा था, वही रणविजय को खींच मच जाती है। वह उसके पास आता है और उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देता है। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अब बताओगे कि तुम्हारी खिचड़ी कहाँ तक पहुंची या फिर मेरी बीवी को पकड़कर घूमने का ही इरादा है? वीर हैरानी के साथ उसे देखते हुए, तुम्हें भी हमारी खिचड़ी के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो कभी किसी को बताया नहीं। रणविजय बहुत ही प्राउड के साथ, बेटा जिस स्कूल में तुम अभी पढ़ रहे हो ना, हम उसके हेड मास्टर रह चुके हैं। अगर मेरे घर में कोई खिचड़ी पक रही है और मुझे उसे खिचड़ी की स्मेल आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अरे मैं तो पहले दिन ही देखकर समझ गया था, जिस दिन तुम पड़ी से नंदू की शिकायत कर रहे थे। इसे नंदू सिर्फ मैं बोल सकता हूँ, तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम पड़ी को मेरी बाकी बोलने देते हो? वीर जल्दी से उसको कुरते हुए बोलता है तो रणविजय भी आगे आ जाता है और उसको खोलकर देखते हुए, हाँ तो क्यों बोलते दूं, जब वह मेरी है तो मेरी है, मैं उसे पर किसी का हक पर टेस्ट नहीं कर सकता, वह सिर्फ मुझे बिलोंग करती है। रणविजय ने इतना कहा ही था कि तभी उसको अपने पैर पर हल्की सी की महसूस होती है। वह नीचे देखा है तो जहां पर समीर खड़ा था, वह भी गुस्से में, वह भी अपना मुंह फ्लैट हुए, मेरी मामा पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं ये हक ना तो वीर को दूंगा और ना ही आपको। समझ रणविजय ने इतना कहा ही था कि तभी उसको अपने पैर पर हल्की सी की महसूस होती है। वह नीचे देखा है तो जहां पर समीर खड़ा था, वह भी गुस्से में, वह भी अपना मुंह फ्लैट हुए, मेरी मामा पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं ये हक ना तो वीर को दूंगा और ना ही आपको। समझ आप? वीर और रणविजय दोनों ही अपना सिर हिला देते हैं। वही नंदिनी अभी भी वैसे ही खड़ी थी, तभी वहां पर हमारी जानू आई है और नंदिनी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह भागकर नंदिनी के पैरों से लिपट जाती है तो नंदिनी भी उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसके माथे पर किस करते हुए, कैसा है मेरा क्यूटी, अपने आंटी को याद किया ना? नंदिनी की बात सुनकर जानू मुस्कुरा देती है और उसकी गाल पर किस करते हुए हमें अपना सिर हिलाकर, हाँ जानू ने नंदू को बहुत मिस किया। क्या नंदू ने भी जानू को मिस किया?
नंदिनी भी हमें सिर्फ हिलाते हुए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्या नंदू अपनी छोटी सी परी को याद ना करें? आपको पता है नंदू के लिए तो ये थोड़ी सी दूरी भी आपके लिए बहुत मुश्किल थी, आपकी नंदू ने आपको बहुत बहुत याद किया। जानू मुस्कुरा देती है और पूरा परिवार उन दोनों की यह क्यूट सी बॉन्डिंग को देख रहा था। सबके चेहरे पर खुशी थी सिवाय कुछ लोगों के, जो कि यह सब कुछ अपनी आंखों से एक बड़े से स्क्रीन में देख रहे थे, एक शख्स की मदद से जो अपने फोन पर किसी को वीडियो कॉल ले ये सब कुछ दिख रहा था। इस घर में खुशियां कभी नहीं आ सकती और ना ही मैं आने दूंगी, बहुत खेल लिया अब तुमने, अब मेरी बारी है। वह कहते हैं ना, मर्द को फितरत थी बेवकूफ होती है, अब एक औरत ही एक औरत को मार देगी और मैं ऐसी मार दूंगी कि पड़ी हो जा पंखुड़ी, दोनों की ताजिया उड़ा दूंगी। जानू मुस्कुरा देती है और पूरा परिवार उन दोनों की यह क्यूट सी बॉन्डिंग को देख रहा था। सबके चेहरे पर खुशी थी सिवाय कुछ लोगों के, जो कि यह सब कुछ अपनी आंखों से एक बड़े से स्क्रीन में देख रहे थे, एक शख्स की मदद से जो अपने फोन पर किसी को वीडियो कॉल ले ये सब कुछ दिख रहा था। एक लड़की जिसके हाथ में शराब का गिलास था, वह उसमें से सारी शराब पी जाती है और सामने की स्क्रीन पर चल रही वीडियो को खोलकर देखते हुए कहती है, उसकी आंखों में बसा हुआ गुस्सा और उसकी हाथों की बंधी हुई मुट्ठी यह बताने के लिए काफी थी कि वह इन सब से कितनी ज्यादा नफरत करती है, खास तौर पर पाखी से। सब अभी हंस मुस्कुरा ही रहे थे कि तभी गेट की तरफ से राठौर परिवार की एंट्री होती है, जिनमें सबसे आगे रोशनी और अंश थे। आज अंश यहाँ पर कोई माचो मैन या फिर एकदम अपने गुरूर में भरा हुआ नहीं आया था, बल्कि आज वह बहुत ही नम्रता के साथ एक अच्छे दामाद के जैसे आया था। अंश सीधा सोनिया जी और सावन जी के सामने जाता है और अपनी घुटनों के बल बैठकर अपना सिर झुकाते हुए, माँ पापा मुझे माफ कर दीजिए, मेरी उसे एक गलती की वजह से और मेरे लिए जल्दबाजी के फैसले ने आपसे आपकी बेटी को दूर कर दिया। मैं खुद एक बच्चे का बाप हूँ, जब मैं वरुण को खुद से लग जाने के बारे में सुना तो मेरे दिल पर एकदम से ऐसा हुआ जैसे कोई छुरिया चल रहा हो, जबकि मेरा बेटा तो अभी मेरे पास सिर्फ 3 साल से है, लेकिन आपकी बेटी को तो अपने 22 सालों तक पाला था, लेकिन फिर भी मेरे उसे एक गलती की वजह से वह आपसे अलग हो गई और मुझे इस चीज का एहसास भी नहीं हुआ। और अब जाकर एहसास हुआ है तो मैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी हंकार के आपके सामने माफी मांगने आया हूँ और आपसे एक विनती करने आया हूँ। आपने मेरी वजह से ही उससे रिश्ता तोड़ा था, तो प्लीज मेरी ही वजह से आप उसे फिर से रिश्ता जोड़ लीजिए। और अब जाकर एहसास हुआ है तो मैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी हंकार के आपके सामने माफी मांगने आया हूँ और आपसे एक विनती करने आया हूँ। आपने मेरी वजह से ही उससे रिश्ता तोड़ा था, तो प्लीज मेरी ही वजह से आप उसे फिर से रिश्ता जोड़ लीजिए। मैंने देखा है उसे किसी भी त्योहार पर अपने परिवार को मिस करते हुए, जब वह प्रेग्नेंट थी तब मैं भले ही अपनी गुस्से में था, लेकिन मैंने देखा था उसे रात को चुप चुप कर रोते हुए। वह आप सबसे बहुत प्यार करती है, बस वह मेरी एक शर्त की वजह से, मेरे उसे प्यार के बंधन की वजह से आप सबसे अलग हुई थी। अंश की आंखों में ये सब बोलते बोलते आंसू आ जाते हैं। सोनिया जी भी अपनी बेटी को देखते हैं, वही सावन की खुद को संभालते हैं और अंश को सीधा खड़ा करते हुए, अंश को बेटा, हम हमारी बेटी से नाराज जरूर थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उससे नफरत करते थे, और हमने तो हमारी बेटी से कभी दूरी जताई ही नहीं। वह तो बस वक्त ही ऐसी माँ थी जिस वजह से कुछ गलतफहमियों के चक्कर में हम सब अलग हो गए, लेकिन हमने कब कहा उसे माफ कर दिया है। सोनिया जी भी अंश के सिर पर हाथ फेरते हुए, अंडस को मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, और एक माँ बाप होने के नाते हमें इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए कि हमारा बच्चा अब जहाँ पर है वह वहाँ पर खुश है, उसे उसकी हिस्से की पूरी खुशियाँ मिल रही है। लेकिन अंश, हम एक बार और बताना चाहते हैं कि अगर इस बार आपने किसी भी तरह से हमारी बच्ची का दिल तोड़ा तो वह आपकी आखिरी गलती होगी। अंश जल्दी से हमें सर हिला देता है और सोनिया जी के हाथ को पकड़कर अपने माथे से लगाते हुए, जी मैं जरूर, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अंश जल्दी से हमें सर हिला देता है और सोनिया जी के हाथ को पकड़कर अपने माथे से लगाते हुए, जी मैं जरूर, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तभी अंश की नजर सूरज जी पर जाती है तो वह उनसे भी माफी मांगता है, सूरज जी भी माफ कर देते हैं। रणविजय चौक कब से इस माहौल को देख रहा था, वह अपनी नाक से कुरते हुए, अरे यार अब बस भी कर दो, कितना सारा ओवर ड्रामेटिक होना है, मान लिया तुमसे गलती हो गई, लेकिन तुम्हें उसका पछतावा है तो ठीक है ना, अब मुंह बंद करो, और वैसे भी मुझे भी माफ कर दो, मेरा भी फैसला गलत था। रणविजय ने यह बात अपनी नाक से काटते हुए की थी, जिसका चेहरा देखकर बाकी उसकी आंखें दिखाई है, तो रणविजय अब एक अच्छे से बालक के जैसे अभिजीत के सामने जाता है और उनके सामने अपना सिर झुकाते हुए,
हालांकि आपको पता तो है, लेकिन फिर भी पाखी पर पहले जो 2 अटैक हुए थे वह मैं नहीं करवाए थे, लेकिन हाँ, मेरा उसमें उसे कोई भी चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं बस आपको यकीन दिलाना चाहता था कि पाखी अगर किसी के साथ सेफ है तो वह सिर्फ मैं हूँ। मैं परी से उसे दिन से ही प्यार करता हूँ। जब से मुझे पहली बार उसकी गोद में लिया था तब से ही मैं उसे पर सिर्फ अपना हक समझने लगा, इसीलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अगर बाकी किसी और के पास जाती है। अभिजीत जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वही प्रतीक जी भी हैरानी से, तो फिर जो तुम उसे देखकर अपनी नाक सिकुड़ते थे उसका क्या? तुम तो हमें हमेशा ऐसे जताते थे कि जैसे तुम परी पर शादी कर कर हम पर कोई एहसान जाता रहे हो। रणविजय अपनी बत्तीसी दिखाते हुए, फोटो इसलिए था कि मैं नहीं चाहता था कि आपको जरा सी भी भनक लगे कि मैं परी से प्यार करता हूँ, वरना वह तो लव मैरिज हो जाती ना, तो फिर मैं अपने बच्चों को कौन सी कहानी सुनाता। तो इसीलिए मैंने इतना बड़ा रास्ता चुना। देखिए, उसका नतीजा आपके सामने है। पाखी मेरे पास है और मुझे मेरे समीर को बताने के लिए इतना कुछ है। समीर, जो कि यह सब कुछ सुन रहा था, वह गुस्से में अपने पास पड़ी चाकू को उठा लेता है और रणविजय की तरफ फेंक देता है, लेकिन उससे बच जाता है और उसको अपना अंगूठा दिखाते हुए, बेटा माना कि तुम तेज हो लेकिन अपने आप से नहीं, बाप बाप होता है, ये बोलकर उसको फिर से अपनी जीत दिखा देता है। सूरज जी उसके पास आते हैं और जोर से उसके सिर में एक थप्पड़ लगा देते हैं, जिससे हरण विजय का मुंह बन जाता है। तो वह अपना सर सहलाते हुए सरिता जी के पास चला जाता है और उसके गले में अपना मुंह छुपा लेता है। माँ, आप इन सब बोलो ना कि यह मेरे साथ ऐसा भी हिम्मत किया करे। अब देखो, मैं 32 साल का हो गया हूँ, 3 साल का मेरा बेटा है, मेरी जुबान बीवी है, यह उनके सामने मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे मैं कोई 2 साल का बच्चा हूँ। देखो, मैं समीर को भी नहीं कुछ बोलना और यह मेरी इंसल्ट कर देते हैं। मुझे इनके पास नहीं रहना, मुझे आपके पास जाना है, मुझे अपने घर लेकर चलो। सरिता जी बेचारी क्या ही रहती, वो अपना सिर हिला देती है, क्योंकि असल में तो रणविजय ऐसा ही था, बचपन से भरा हुआ, न जाने किन लोगों को वो पत्थर दिल और डेविल लगता था। असल में तो रणविजय की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि अगर उसके साथ कोई थोड़ा सा समय बिता ले तो सब उसके हंसमुख सभा के कायल हो जाए। पार्टनर, तुम्हें शर्म नहीं आएगी क्या अपने ससुराल में जाकर रहने में? समीर की बात सुनकर रणविजय मुंह बनाता है और सरिता जी को साइड हग में कुछ ज्यादा ही करते हुए, क्यों, तुम्हारी मम्मी भी तो अपने ससुराल में रह रही है ना, तो मैं क्यों अपने ससुराल में नहीं रह सकता? ये हम लड़कों के साथ इतनी पार्शियलिटी क्यों की जाती है? अभिजीत जी रणविजय को सरिता जी से अलग करते हैं और उसके सामने दीवार बनकर खड़े होते हुए, अंडस्को बेटा, तुम अपने वाली संभालो, मैं तुम्हें मेरी बेटी दे दी है, अब मेरी पत्नी नहीं दी है, मेरी पत्नी को तोड़ना बंद करो जो उसके पास। रणविजय अपनी नाक से कौन लेता है और पाखी के पास चला जाता है और उसको पीछे से जोर से गले लगा लेता है। बाकी उसे खून कर देखती है, लेकिन रणविजय पर कोई असर नहीं होता। बाकी बस अपना सिर हिला देती है। वही पूरा परिवार हंस देता है। ऐसे ही सभी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए 1 महीना कब निकल जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। इस 1 महीने में अंश और रोशनी, तो वीर और नंदिनी की सगाई का मुहूर्त निकाला जाता है, जो कि आज का था। आज उन चारों की सगाई होने वाली थी, जिसमें वीर और अंश तो बहुत ज्यादा खुश थे, वहीं रोशनी और नंदिनी के दिल में हल्की सी घबराहट थी। वंश को भी पहले लगा था कि शायद अंश उसके अतीत के बारे में जानकर उसको ना अपने, लेकिन जब वीर खुद सामने से रिश्ता लेकर आया तो वंश बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने बिना ज्यादा सोच विचार किए हुए ही हाँ कर दिया। इस 1 महीने में उसे पता चला कि अंजलि भी पेट से है। इसका मतलब अगर नंदनी उनके घर से जा रही थी तो एक खुशी और रानी को तैयार थी। इन सब के बीच हम हमारे सुमन और शेखर को कैसे भूल गए? उनकी भी स्टोरी काफी हद तक आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अभी भी सुमन उसे बस अपने इशारों पर नचा रही थी। देखते हैं हमारे कल के एपिसोड में कैसे होगी उनकी सगाई, और क्या सुमन कल एपिसोड में कर देगी शेखर को हाँ? क्या फिर होगा एक धमाका?